क्लास में हम लोगों ने डॉक्टर बॉर्निंगसन के कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर को समझने का कोशिश किया था और लेक्चर के समाप्ति पर कई एक प्रश्न भी आ रहे थे। उन प्रश्न में का जवाब के लिए मैं सोचा कि आप लोगों को इस विषय को कॉन्कॉर्डेंस शब्द को समझने के लिए और भी विशेष आज लेक्चर्स दूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग का विषय है अंडरस्टैंडिंग कॉन्कॉर्डेंस, कॉन्कॉर्डेंस को समझना, क्योंकि बिना कॉन्कॉर्डेंस को समझे हुए मेडिकल प्रैक्टिस संभव नहीं होता है। कॉन्कॉर्डेंस एक ऐसा विषय है जो आपको दवा से, रोगी से, सभी के साथ में कनेक्ट कर सकता है। आपको एक समय में आप हैं, पेशेंट है और दवा है, और फिर दवा का एक फॉलोअप है। ये सारे चीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कॉन्कॉर्डेंस का विषय कहलाता है। और इसलिए इसको जितने अच्छा से आप समझिएगा उतने चिकित्सा में, आपके प्रैक्टिस में आपको उतना सफलता मिलेगी और साथ साथ सफलता के साथ साथ आपको आत्मविश्वास मिलेगा। आत्मविश्वास प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के दवा का प्रिस्क्रिप्शन जो है सो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। छात्रों, कॉन्कॉर्डेंस को कहा जाता है, इस विषय को मैं इस विशेष विस्तार में बताने का कोशिश कर रहा हूं। कहा जाता है स्टेट इन विच थिंग्स एग्री एंड डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ऐसी अवस्था जब दो तीन बातें हो तो उनमें टकराव ना हो, उनके बीच में टकराव ना हो, उनके बीच में एक सामंजस्य हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो और साथ साथ मिलकर के काम कर सके। इसको कॉन्कॉर्डेंस कहा जाता है। कॉन्कॉर्डेंस का सीधा अर्थ है कि कैसे हम साथ साथ काम करें। कॉन्फ्लिक्ट माने टकराव को दूर करने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी वह, उसको हम लोग कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। कॉन्कॉर्डेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है, शब्दावली में जो इसका अर्थ है, इसको कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग सिमिलर और कंसिस्टेंट विथ समथिंग एल्स। सिमिलर या कंसिस्टेंट, सिमिलर मतलब कि उसके समान या उसके समतुल्य, उसके साथ साथ चलने लायक, है ना। जब दो दोस्त एक साथ में साथ साथ चल पाते हैं तो उसे हम लोग हार्मोनी कहते हैं, कॉन्कॉर्डेंस देते हैं। अगर दोनों में टकराव होता है तो वह हार्मोनी नहीं क्रिएट होता है, वह झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, वह हार्मोनी नहीं कहलाता है। कॉन्कॉर्डेंस का सीधा तात्पर्य है उसके बीच में हार्मोनी क्रिएट करना, उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना। तो यह विषय एक हम लोगों के लिए बहुत ही बंद हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हो जाता है, कॉन्कॉर्डेंस एक सिमिलरिटी है, कंसिस्टेंट है यानी साथ साथ है, और उसके बीच में एक हार्मोनी, हार्मोनी मतलब कि बिना डिस्टरबेंस के साथ साथ चलते रहना, ये कॉन्कॉर्डेंस का शब्दार्थ है। इसको एक हमेशा किसी भी दो चीजों के साथ देख के शेयर में सोचा जाता है। जब हम रोगी के साथ बैठते हैं तो रोगी और दवा के बीच में क्या शेयरिंग होगा, दवा रोगी के साथ में कैसे शेयर करेगा, और जब दवा की हम बदलाव करते हैं तो उस समय में एक दवा का दूसरे दवा के साथ में क्या शेयरिंग होगा, यह इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं शेयर्ड आइडेंटिटी। कॉन्कॉर्डेंस को हम लोगों ने कहा हार्मोनी, और इसको यह भी कहा शेयर्ड आइडेंटिटी और डायमेंशन ऑफ कितना इसका विस्तार हम कर सकते हैं, ये शेयर्ड आइडेंटिटी है। और हमारे दवा के प्रिस्क्राइबिंग में इसको कहा जाता है कि निगोशिएशन बिटवीन टू थिंग्स दैट रिस्पेक्ट द बिलीफ्स एंड विशेस ऑफ ईच अदर। दवा का भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको काम करने का वातावरण मिले, और दवा को यह भी देखना पड़ेगा कि वह किस वातावरण में काम कर रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर के जो प्रयास करते हैं उस प्रयास को हम लोग कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं।
और यह शब्द जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हम लोगों के लिए और का चिकित्सा व्यवसाय के लिए। जब आप चिकित्सा व्यवसाय में आ रहे हैं तो यहाँ पर हर एक पल एक इम्पॉर्टेंट होता है कि रोगी का कष्ट की अवस्था में होता है और उनकी मनोस्थिति आपको भ्रमित करता रहता है। भ्रमित मनोस्थिति में यह आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि दवा कितना हमारे लिए, रोगी के लिए उचित था। कष्ट के बावजूद भी वह दवा उचित है कि नहीं है, इसको ध्यान में। अगर कष्ट के कारण आप दवा बदल देंगे तो फिर आपका सारा प्रोग्राम और प्लान फेल कर जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके के लिए डॉक्टर बॉर्नगिसन ने कहा कि एक सिमिलरिटी के साथ साथ में खाली समानता का लक्षण काम नहीं करेगा, सिमिलरिटी के साथ में सामंजस्य भी काम करना चाहिए। उसमें एक रिलेशनशिप भी होनी चाहिए और वह रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। पहला रिलेशनशिप होता है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद में रोगी के साथ में रिलेशनशिप, और जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की बारी आती है, दूसरे दवा देने की बारी आती है, तो उस समय में हमें देखना पड़ता है कि जो पहली दवा दी गई है, वह पहली जो दवा दी गई है वह कितना, उसके साथ में दूसरी दवा जो देनी है, दोनों दवा के बीच में कितना कैसा संबंध है। तो हर एक स्तर पर पहले तो रोगी के साथ में स्तर और उसके बाद में दवा के साथ में रिलेशनशिप, ये दो स्टेप्स में हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्कॉर्डेंस का महत्व हम लोगों ने काफी दिया है। और एक डॉक्टर जो अगर कॉन्कॉर्डेंस के सिद्धांत को समझ जाता है, एक छात्र जो कॉन्कॉर्डेंस के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ जाता है, उसे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती है। दवा मैनेजमेंट करना और रोगी को मैनेजमेंट करना, ये दोनों बहुत जरूरी होती है, क्योंकि दवा दे देने के बाद में रोगी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोगी के मनोस्थिति का मैनेजमेंट, उसका खान पान का मैनेजमेंट, उसके रहन सहन का मैनेजमेंट और रोग के प्रति उसके धारणा का मैनेजमेंट, ये सारे चीज को कॉन्कॉर्डेंस के माध्यम से ही हम लोग संभाल पाते हैं। कॉन्कॉर्डेंस को कहते हैं इट इज ए ट्रस्ट, एक विश्वास, एक लॉयलिटी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहते हैं ये ट्रस्ट है, लॉयलिटी है, उसके प्रति लॉयल होना, और दूसरी बात होती है कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीज मिलकर के हमारा कॉन्फिडेंस का, हमारा कॉन्कॉर्डेंस का एक आधार बनता है। कॉन्कॉर्डेंस का आधार क्या है? ट्रस्ट, लॉयलिटी एंड कॉन्फिडेंस। आपको विश्वास भी होनी चाहिए। विश्वास किसके साथ में? स्वयं में विश्वास, दवा पर विश्वास और रोगी पर विश्वास। तो विश्वास का दायरा 3 है। लॉयलिटी, किसके प्रति लॉयल? पेशेंट के प्रति लॉयल, रोगी के प्रति लॉयल और स्वयं अपने ज्ञान के प्रति लॉयल। और कॉन्फिडेंस, किसके लिए कॉन्फिडेंस? किसके प्रति कॉन्फिडेंस? स्वयं में कॉन्फिडेंस, रोगी में कॉन्फिडेंस और आपके दवा में कॉन्फिडेंस। तो 3 बात को हम लोगों का उद्देश्य होता है ये कॉन्कॉर्डेंस के लिए। और कॉन्कॉर्डेंस जो है तो इस बात पर निर्भर करता है कि क्लैरिटी और क्लैरिटी हो, माने कितना आपके अंदर में ट्रांसपेरेंसी हो, कितना बात को आप आसानी से समझ गए हो। इसीलिए इसको बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इसे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के रूप में देखा है। ये और हमेशा जो हम लोग का आगे आने वाला समय होगा, दवा का समय होगा, अध्ययन होगा, वो हमेशा एक कनेक्टिविटी की बात आती है, यानी कि एक चीज को कनेक्ट करना। तो कॉन्कॉर्डेंस का रैशनल रिस्पॉन्स, जितना औचित्य क्या रिस्पॉन्स होगा, है ना, बीमारी के क्या रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों को सोचते रहना चाहिए। एक और दूसरी बात है एडहेरेंस। आप कितना उसमें टिकते हैं, आप कितना दवा को समय देते हैं और उसका के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। तो एडहेरेंस एंड कंप्लायंस इसका नेक्स्ट स्टेप्स है, एडहेरेंस एंड कंप्लायंस। यह दवा आपके अंदर में अगर एडहेर नहीं कर सकते हैं, चिपक नहीं सकते हैं, उसके साथ में टिक नहीं सकते हैं, तो दवा बदलते रहिएगा और दवा बदलते रहिएगा, रोगी के जिंदगी
में परिवर्तन को समझ नहीं पाइएगा और आपका कॉन्कॉर्डेंस जो है सो फेल कर जाएगा। तो कहा जाता है कि कॉन्कॉर्डेंस एक ब्रिज के जैसा है, एक पुल के जैसा है, जो कि कनेक्टिविटी लाता है और कोऑर्डिनेशंस के लिए और हार्मोनी के लिए एक पुल के जैसा काम करता है और कनेक्टिविटी हम लोगों के साथ में लाता है। सो इट इज ए कम्युनिकेशंस एंड कनेक्टिविटी। कॉन्कॉर्डेंस इज कम्युनिकेशंस माने संचरण, बीच में कम्युनिकेट करना, और कनेक्टिविटी, ये कम्युनिकेशंस कॉन्कॉर्डेंस का आधार है। कॉन्कॉर्डेंस का जो व्यवस्था है यह जीवन के हर एक क्षेत्र में है और इस शब्द का इस्तेमाल और इस व्यवस्था का इस्तेमाल बाइबल में लोगों ने बड़ा बृहत रूप से कहा और हम लोगों के होम्योपैथी में इस शब्द का जो पदार्पण हुआ है, लाया गया है, वह बाइबल के आधार पर लाया गया। बाइबल क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उसकी व्यवस्था देखेंगे तो वहां पर एक कॉन्कॉर्डेंस की व्यवस्था की गई है। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग वर्ड का ऐसा किया गया है कि पूरे बाइबल में कहां पर क्या है आपको तुरंत खाली एक उसके कॉन्कॉर्डेंस रिकॉर्ड में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाता है। तो ये होली बाइबल में इस बात की व्यवस्था की गई है। क्रॉस रेफरेंस का, इसमें क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए, हमारा उसके साथ में समतुल्य क्या होना चाहिए, यह बाइबल का व्यवस्था है। इसीलिए आप देखिएगा होम्योपैथी में जब ये इसका इस्तेमाल हुआ तो होम्योपैथी में सबसे पहले लोगों ने कॉन्कॉर्डेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कॉन्कॉर्डेंस शब्द का इस्तेमाल करने के पहले एक शब्द आया था जिसका नाम था एंजीमा। एंजीमा इवोल्यूशन, जो हैनिमैन ने के समय में और बॉनिफेसियस के समय में कॉन्कॉर्डेंस पहला शब्द नहीं है। ये कॉन्कॉर्डेंस के पहले उन्होंने एंजीमा कहा, ENGIMA, एंजीमा। एंजीमा का अर्थ होता है पहेली। पहेली का मतलब विचित्रता, यानी कि रिलेशंस में दो विचित्र चीजों को एक साथ में मिलाना, दो विचित्र चीजों को एक साथ में मिलाना। आप देखो कैलकेरिया कार्ब है और सल्फर है। सल्फर क्या चीज है? एक मिनरल्स है। कैलकेरिया कार्ब को मिनरल होते हुए भी या आपको एनिमल किंगडम से हम लोग लाते हैं, एक सीप के घोंगे के क्रस्ट से निकालते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्यों कैलकेरिया कार्ब सल्फर के बाद में काम करेगा या सल्फर कैलकेरिया कार्ब के बाद करेगा? किसी दवा के बाद में क्यों उस लोगों का एक दुश्मनागत रिलेशनशिप हो जाएगा? इस बात को समझना जरूरी है। तो एंजीमा के बाद में जब ये पहेली को सुलझाने की बात आई तो लोगों ने जो नया शब्द लाया वह शब्द बना कॉन्कॉर्डेंस, और कॉन्कॉर्डेंस के बाद में जो शब्द आया वह बना रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। तो यानी कहने का मतलब है एंजीमा जो है सो पूर्व इतिहास है, कॉन्कॉर्डेंस बीच का इतिहास है और वर्तमान का इतिहास जो है सो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज है, दवाओं का पारस्परिक संबंध। और इसी स्तर पर डॉक्टर हैनीमैन आज का जो वर्तमान हम लोग रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो देखते हैं, दवा का संबंध की बात करते हैं, वह संबंध जो है सो इसी आधार पर है कि वह एक दूसरे से उनका क्या अस्तित्व है। बॉनिफेसियस के जो मैंने रिलेशनशिप की बात मैं पिछले बार बता रहा था तो उसमें इस बात को मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप जो है सो एक मनुष्य के अंदर में उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से स्थिर होता है। एक ही सब्सटेंस है, उसकी प्रीति लीवर के साथ में बहुत ज्यादा है, उसको हार्ट के साथ में कंपेटिबिलिटी नहीं है। तो हमें उस दवा का इस्तेमाल किस तरह से करें कि वह लीवर के लिए, अगर लीवर के रोगी के लिए करना है और हार्ट के सिम्टम्स हैं तो उसके साथ में कैसे उसकी कंपेटिबिलिटी बनेगी, कैसा उसका संबंध बनेगा, इस बात का ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है ना? तो डॉक्टर हैनीमैन ने भी इस चीज का इस्तेमाल किया और उनके जो पेरिस के जो केस बुक्स हैं, पेरिस के केस बुक्स जो है, केस रिकॉर्ड्स हैं, उसमें उन्होंने कई एक रिलेशनशिप का अध्ययन किया था। क्रॉनिक रिलेशनशिप, दवाओं के क्रॉनिक रिलेशनशिप का अध्ययन किया था। जैसे एकोनाइट, उनके ये एकोनाइट का संबंध सल्फर के साथ में कैसा रहा, बेलोडोना का और कैलकेरिया कार्ब का संबंध कैसा रहा, इस तरह के कई एक संकलन
अनुभव आपको वहां पर था। और डॉक्टर हैनीमैन भी यह महसूस कर रहे थे कि एक रिलेशनशिप एक बहुत बृहद विषय है जिसका विस्तार से अध्ययन करने का जरूरत है, ठीक है ना। तो और डॉक्टर झा ने भी इसको अपने व्यवस्था में काफी लाया सिमिलीमा के लिए। कॉन्कॉर्डेंस के लिए सबसे बड़ी बात जो दिमाग में हमें रखनी होगी वह है कि सिमिलीमम को कभी भी हम नकार नहीं सकते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कभी भी नकार नहीं सकते हैं। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से लेकर के अंतिम प्रिस्क्रिप्शन तक जितने बार भी दवा हम बदलेंगे वह उतनी बार हम हर एक बार एक टोटलिटी के सिद्धांत को मेंटेन करेंगे, उतनी बार हम सिमिलीमम की सिद्धांत को मेंटेन करेंगे। जैसे कि अगर पहला प्रिस्क्रिप्शन में आपने टोटलिटी को पाया कि लाइकोपोडियम का टोटलिटी है, और अब जब दूसरी प्रिस्क्रिप्शन की बात आएगी, जहां की लाइकोपोडियम अब काम नहीं कर रहा है या काम करने में थक गया है या काम करते करते अब उसका आगे काम नहीं कर पा रहा है, तो वैसे स्थिति में लाइकोपोडियम को काम को पूरा करने के लिए कौन सी दवा दी जाएगी? यह कॉन्कॉर्डेंस का आधार है और इसके आधार पर कॉन्कॉर्डेंस को हम लोगों ने कई भाग में बांटा। लेकिन जो दूसरी दवा दी जाएगी, कंप्लीमेंट्री दी जाएगी या फॉलोवेल दी जाएगी, जो भी व्यवस्था हम करेंगे वह व्यवस्था का चुनाव करने में पहला सिद्धांत यह है कि हम उसके टोटलिटी को देखें। क्या कैलकेरिया कार्ब का टोटलिटी आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो किताबों में लिखने के बावजूद भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटलिटी नहीं है, सिमिलीमम नहीं है। तो इस बात को कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का मतलब यह नहीं हो जाता है कि वह उसके बाद में काम करेगा, वह काम तब करेगा, कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? टोटलिटी एंड सिमिलरिटी का कंडीशंस को अगर आप मेंटेन करते हो तो वह कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहलाएगा, ठीक है ना। इस बात को मैं पिछले बार में आप लोगों ने प्रश्न किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या ये सब जो है सो कॉन्कॉर्डेंस का आधार है। कॉन्कॉर्डेंस एक अम्ब्रेला है, एक छाता है, उसके नीचे में कई एक तरह के संबंध है, कॉम्प्लीमेंट्री संबंध है, एक फॉलोवेल संबंध है, एक इंडिफरेंट संबंध है, एक एनिमिकल संबंध है और एंटीडोटल संबंध है, बहुत सारे संबंध हैं। तो ये सारे संबंधों को जो है तो उससे कॉन्कॉर्डेंस के बाहर की बात नहीं है, रिलेशनशिप के बाहर की बात नहीं है, उसके अंदर में आता है। इसलिए कॉन्कॉर्डेंस को ये और कॉम्प्लीमेंट्री को कहिए कि वह ये अलग अलग चीज नहीं, रिलेशनशिप का पार्ट है, रिलेशनशिप का टाइप है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री या जो भी आप बात करते हो वह उसका टाइप है और इस चीज को हमको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि दिमाग ये कॉन्कॉर्डेंस के ही को मेंटेन करने के लिए, हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए ही हम कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल करते हैं, एंटीडोटल इस्तेमाल करते हैं और जो भी हम व्यवस्था करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन सबका मूल आधार यह है कि जो भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करोगे, चाहे एंटीडोटल करोगे, चाहे एनिमिकल करोगे, जो भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करोगे, उस समय में आपका टोटलिटी का सिद्धांत को कटना नहीं चाहिए, सिमिलरिटी के सिद्धांत को कटना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कॉस्टिकम और फास्फोरस का अच्छा संबंध नहीं है, किताबों में कई जगह लिखा है, लेकिन जिसने लिखा है वह भी यह भी लिखा है कि अगर मुझे कॉस्टिकम के बाद में फास्फोरस का लक्षण आता है, अगर कॉस्टिकम के बाद में फास्फोरस की टोटलिटी मेरे पास में आता है तो मैं उसको दे दूंगा, मैं उसका व्यवहार करूंगा, मैं उसका यूज करूंगा और वहां पर काम करेगा। और इस बात की सत्यता लोगों ने देखा क्लिनिकल कंडीशंस में। लोगों ने कहा कि टोटलिटी ही ऐसा चीज है जो कि एंटीटोटल भी बन जाता है, वह एनिमिकल भी बन जाता है और वह अगर टोटलिटी नहीं बना तो वह इनिमिकल बन जाता है। टोटलिटी है तो वह इनिमिकल नहीं बनेगा, वह एंटीटोटल बनेगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा, फॉलोवेल बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? फॉलोवेल बनना है तब अच्छा उसके बाद में इसके ठीक से आगे का काम कर सकता है, साथ साथ काम कर सकता है। यह चीज का निर्धारित तभी होगा जबकि आपका टोटलिटी होगा। इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप का मतलब दो बात होता है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। दवाओं के बीच में कितनी समानता है और कितनी असमानता है। समानता
कि कहां कहां पर हो सकता है, जनरल प्लेन पर हो सकता है, किसी खास ऑर्गन पर हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक लेवल पर हो सकता है, या स्पेसिफिक अवस्था में हो सकता है। ठीक है ना, समानता सभी जगह नहीं हो सकता है, समानता कुछ होगा, क्योंकि सिमिलर कहने का मतलब सेम नहीं होता है, वही नहीं होता है। सिमिलरिटी का मतलब कुछ हद तक समान। तो सिमिलरिटी एक जनरल प्लेन में हो सकता है ना। जैसे एक हॉट रेमेडीज है तो उसका पूरा सभी जगह पर वो हॉट दिखलाई पड़ा, उस प्लेन पर है। लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑर्गन में है तो पर्टिकुलर ऑर्गन का वह हीट कहलाएगा, और उसके साथ में आपको उससे मैचिंग सिमिलरिटी को करनी पड़ेगी। और डिसिमिलरिटी कहने का मतलब क्या होता है? डिसिमिलरिटी कहने का मतलब होता है देयर इज नो कंपैटिबल रिलेशनशिप ऑफ द सिम्टम्स। लक्षणों का कोई कंपैटिबल रिलेशनशिप नहीं है। और कंपैटिबल रिलेशनशिप तब होता है जब आपने टोटलिटी के आधार पर लक्षण का चुनाव नहीं किया है, टोटलिटी को ध्यान में लक्षण का चुनाव नहीं किया। तो डिसिमिलर मेडिसिन कौन सा है? वैसा दवा जो कि टोटलिटी के बाहर का लक्षण पर के आधार पर किया गया हो, उस दवा को हम लोग डिसिमिलर कहते हैं। यानी कि दवा का जब आप चुनाव करते हो तो सिमिलर दवा का चुनाव करने के लिए टोटलिटी का इस्तेमाल करते हो, और डिसिमिलर मेडिसिन अगर आप देते हो तो वह नहीं होता है। और डिसिमिलर मेडिसिन जब आप देते हो तो उसका एक्शन क्यूरेटिव नहीं होगा। एक्शन क्यूरेटिव होने के लिए उसको सिमिलर मेडिसिन ही होना पड़ेगा। और डिसिमिलर मेडिसिन के एक्शन के दो प्रभाव की बात की गई है आपकी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में। पहला पैलिएटिव एक्शन और दूसरा सप्रेसिव एक्शन। तो डिसिमिलर मेडिसिन तो पैलिएटिव है, रोगी महसूस करेगा कि मुझे राहत मिला, लेकिन रोग नहीं ठीक होगा। सप्रेस कर दीजिएगा, रोग कुछ समय तक दब जाएगा, बाद में फिर उभर करके आएगा। तो बहुत समय में जब पेशेंट की जब व्यवस्था करनी होती है, पेशेंट की जब हमें व्यवस्था करनी होती है क्लिनिकल कंडीशंस में, और पेशेंट के जान की बात आती है, तो हम लोग डिसिमिलर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर देते हैं, करना पड़ जाता है। और क्योंकि मुझे पेशेंट का जीवन सबसे ज्यादा उत्तम है, महत्वपूर्ण है, तो उस समय में इमरजेंसी में, और डॉक्टर हैनीमैन ने अपने फुटनोट्स में भी इस बात को कहा कि डिसिमिलर मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी के कंडीशंस में। इमरजेंसी का बात ध्यान में रखें, उन्होंने यह नहीं कहा कि आप डिसिमिलर मेडिसिन का इस्तेमाल करो, कहा कि आपके पास में जब ये समस्या ऐसी गंभीर हो जहां आपके पास में सोचने का कोई अवसर नहीं है, तो जो बात आपके दिमाग में आ रहा है वह मेडिसिन से इस्तेमाल करो, वहां पर आपको टोटलिटी की देखने का जरूरत नहीं है। और रिलेशनशिप का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वह डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, समानता का। उसमें क्या समानता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, इसके बाद में इसके साथ साथ काम करने का, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज और कॉन्कॉर्डेंस। तो रिलेशनशिप चार बातों पर निर्भर है, एनालॉजी पर, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट पर, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज पर और कॉन्कॉर्डेंस पर। तो छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम लोगों को अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना है। रिलेशनशिप को एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। चिकित्सा व्यवस्था सिद्धांत, हैनीमैन का सिद्धांत, होम्योपैथी का सिद्धांत, सिमिलरिटी सर्वोपरि है। उस सर्वोपरि सिद्धांत के अंदर में जनरलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन का पहला स्थान है। जनरलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन का पहला स्थान है। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी का सिद्धांत है। और एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस यानी कि दवा कभी भी ऐसे नहीं देना है, चुनाव करके देना है, एनालाइज करके देना है, व्यवस्था करके देना, समझ करके देना है। समझ से दी गई दवा को ही दवा कही जाती है। अदरवाइज अगर आपने समझा नहीं और दवा दे दिया तो कोई भी कर सकता है, आप दवा नहीं है, आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। डॉक्टर वही होता है जो दवा को समझता है, उसकी बात को जानता है, उसकी गहराई को, वह कहाँ तक काम करेगा, कितने दूर तक काम नहीं करेगा, उसका अनुमान, एस्टिमेशन वह एनालाइज करके पहले निकाल लेता है। इसीलिए रिपर्टोरियल टोटलिटी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मेट्रिया मेडिका के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। पेशेंट, हम लोग बार बार हम लोग के दिमाग में आता है कि पेशेंट इज नेवर इंडिकेटेड बाय
द सिंगल सिम्टम्स, एक ही लक्षण से नहीं जाना जा सकता है। अब इस कॉन्कॉर्डेंस के रेमेडीज को, रिलेशनशिप को हम लोगों ने 3 जगह पर देखा। एक कॉम्प्लीमेंट्री देखा, न्यूट्रल देखा, माने कि ना हाँ ना ना, जब आप दवा गलत दे दिए हैं तो या उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, दवा देने के बाद में कोई प्रभाव नहीं हुआ तो उसके न्यूट्रल मेडिसिन के रूप में, और तीसरा एनिमिकल। तो 3 ही बेसिक रिलेशनशिप आपको दिखलाई पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री, न्यूट्रल और एनिमिकल। कॉम्प्लीमेंट्री में 2 बात आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री और फॉलोवेल। न्यूट्रल में हमेशा फॉलोवेल मेडिसिन का बात किया जाता है, और एनिमिकल मेडिसिन में यह देखा जाता है कि जो पहली दवा दी गई है वह कितना गलत था, है ना, कितना कि उसके साथ में देने से इसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर, रोगी के जीवन में आता है कि नहीं। तो और एक चीज को, कुछ बातों को मैं और बताना चाहूंगा कि जो रिलेटेड रेमेडीज होते हैं वह एक दूसरे को एंटीडोट कर सकते हैं, एक दूसरे को एंटीडोट करते हैं। हमने यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आपने दे रहे हैं तो पहली दवा के उस कुप्रभाव को वह एंटीडोट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि नया टोटलिटी जो आपने बनाया है उस टोटलिटी में उस जो चेंज सिम्टम्स है उसको आपको हटा देगा। ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। इसलिए एक ही बात को हमारा सूत्र ही कहता है, टोटलिटी टोटलिटी टोटलिटी। हमेशा इस बात को दिमाग में रखें, टोटलिटी। और रिलेटिविटी ये कहा जाता है, ये क्यूरेटिव मेडिसिन जो है तभी होता है जबकि हम समतुल्य दवा देते हैं। अनरिलेटेड मेडिसिन को हम लोग कैसे छांट पाते हैं, और हमें वन साइडेड डिजीज के समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जब लक्षण की कमी हो, जहां हम एक ही प्लेन पर लक्षण देख रहे हैं, दूसरे प्लेन पर लक्षण नहीं देख रहे हैं, वैसे समय में हम लोगों को इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। बहुत समय में ऐसा भी आता है जबकि आपके पास में कोई दिमाग नहीं काम करता है, बहुत सारे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रेवेशन हो जाता है, पेशेंट के टॉलरेंस जो सहनशीलता के बाहर हो जाता है, उस समय में आपको दवा को एंटीडोट करना पड़ता है। और वह एंटीडोट करने के लिए आपको जो रिलेटेड मेडिसिन है, एंटीडोटल मेडिसिन के लिए सोचना पड़ता है। तो एंटीडोटल मेडिसिन का चुनाव हम लोग वहां पर करते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो भी चुनाव करेंगे वहां पर हमारा टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स का दिमाग में रखना पड़ेगा। कॉमननेस किसी भी दवा का अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है ना, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। इसलिए डॉक्टर बॉनगिसन ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि लाइकोपोडियम मेंटल लेवल पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिजिकल लेवल पर कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो जब हम ये व्यवस्था करते हैं तो डिफरेंट प्लेन को ध्यान में रख करके भी हम लोग दवा का चुनाव करते हैं। जब दवा का चुनाव करने के लिए उसके प्लेन को दिमाग में रखना जरूरी होती है। और इसलिए थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के लास्ट चैप्टर में जो रिलेशनशिप की बात करी गई है उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इसको समझाने का कोशिश किया था। तो छात्रों, हम लोगों का, मैं समझता हूं कि आपके पास में आपके शंका का समाधान होगा कि कॉन्कॉर्डेंस या रिलेशनशिप जो है सो एक्सटेंडेड और न्यू लैंग्वेज जो है यूज किया जा रहा है कॉन्कॉर्डेंस के लिए। बहुत सारे विट्रिया मेडिका का नामाकरण, बहुत सारे रिपोर्टरी का नामाकरण कॉन्कॉर्डेंस पर है। हमारे दिमाग में बात गूंजता रहता है, यह हमारा कितना ये अलग अलग विषय है या एक ही विषय है, खाली उसका एक समय का अंतर है। वर्तमान समय में हम लोग कॉन्कॉर्डेंस को एक ही शब्द में लेते हैं, हार्मोनी। एक ही बात को दिमाग में रखिए, हार्मोनी। हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और जीवन में हमको हार्मोनी स्टैब्लिश करना है, जीवन में रोगी के साथ में व्यवस्था स्थापित करना है। स्वास्थ्य का मतलब होता है हार्मोनी, और हार्मोनी की ओर में जाने वाले जितने भी रास्ते होंगे, हार्मोनी की ओर में जाने वाले जितने भी रास्ते होंगे, वह रास्ता जो है सो आपका क्यूरेटिव रास्ता कहलाएगा। तो ये डॉक्टर हेनीमैन ने हेरिंग लॉ को, हेनीमैन के क्रॉनिक डिजीज से निकला हुआ जो लॉ बना, जिसको कि हेरिंग लॉ ऑफ क्योर किया गया, वह हार्मोनी के आधार पर ही किया गया। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में जो कहा गया कि आपका रोग, हार्मोनी को पहचानने के लिए कि आपका रोग जो है सो
सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि उन्होंने कहा, सही वर्ड यूज नहीं किया, कहा कि हार्मोनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि अगर रोग भीतर से बाहर निकल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, तो क्या उसके अंदर में हार्मोनी है कि नहीं है। यह हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हार्मोनी का उपज जो है सो कॉन्कॉर्डेंस से आया है, और यह कॉन्कॉर्डेंस हमें एक रिलेशनशिप प्रदान किया है, और रिलेशनशिप का जो आधार है अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिलता है। तो छात्रों, आज मैं इस विषय के साथ में इस कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग फिर इसके विषय में और भी दूसरे रिपोर्टरी के विषय में और भी आगे चलूँगा। नमस्कार। नमस्ते। ओके, उसको